नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्याल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कारोबारी अमित अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की एफआईआर में 9वें नंबर के आरोपी हैं अमित अरोड़ा। दरअसल गुरुग्राम से अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी के एफआईआर में 9वें नंबर का जो आरोपी है वो अमित अरोड़ा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम से गिरफ्तारी हुई है। आबकारी नीति घोटाले में यह गिरफ्तारी हुई है। तो एक और गिरफ्तारी आबकारी घोटाला मामले में हुई है और अमित अरोड़ा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो ईडी के एफआईआर में 9वें नंबर का आरोपी है। बिल्कुल, देखिए, आबकारी नीति शुरुआत से ही विवादों में रही। आखिरकार आम आदमी पार्टी ने इस आबकारी नीति को वापस ले लिया था, लेकिन उसके बाद भी राजनीति जो है वो एक तरफ चालू रही, तो दूसरी तरफ ईडी ने इसमें जब पड़ताल करनी शुरू की तो कई लोगों से पूछताछ की गई। मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ की गई, लेकिन उसके बाद आज ये बड़ी गिरफ्तारी। हमारे साथ सहयोगी अली शरर जुड़ रहे हैं। अली, अमित अरोड़ा जो कि 9वें नंबर के आरोपी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है आज। देखिए, बिल्कुल चारुल, आपको बता दें, दिल्ली आबकारी नीति जुड़े से पूरा मामला है, जहां 16 आरोपियों को ईडी ने नामजद एफआईआर की थी, जिसमें से 9वें नंबर का ये आरोपी है, जिसकी गिरफ्तारी गुरुग्राम से की गई है। इससे पहले से तफ्तीश जारी थी, कई बार इसे पूछताछ की गई थी, लेकिन ठोस सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि बड़ा कारोबारी है और शराब आबकारी नीति से जुड़ा एक बड़ा पहलू इससे माना जा रहा है। चारुल, अली, क्या भूमिका है इस आबकारी नीति में? इस 9वें नंबर के आरोपी अमित अरोड़ा की भूमिका इस घोटाले में क्या बताई जा रही है और जिसके आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है? देखिए, बिल्कुल कुंदन, ये शराब का बड़ा कारोबारी है। इसका कई राज्यों में बड़ा कारोबार है और घोटाले से संबंधित पूरा मामला है, क्योंकि दिल्ली आबकारी नीति में जो घोटाला सामने आया था उसकी तफ्तीश एक लंबे समय से ईडी सीबीआई द्वारा की जा रही थी, जिसके बाद सीबीआई ने ईडी को मामला सौंपा। ईडी ने इसमें 16 आरोपियों को नामजद बनाते हुए एफआईआर दर्ज की थी। इसमें पहले नंबर पर नाम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का था। उनसे भी कई बार पूछताछ की गई, जिसके बाद अब संजय अरोड़ा की गिरफ्तारी की गई है, जो कि बताया जा रहा है कि बड़ा इस पूरे केस से जुड़े हुए तार निकल कर आ रहे हैं। शुक्रिया अली शरर इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। लेकिन अगली खबर पर फिर से आपसे बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो अमित अरोड़ा नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी हुई है। ईडी के एफआईआर में 9वें नंबर का यह आरोपी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा हत्याकांड में सबसे बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। आरोपी आफ्ताब ने कबूल किया है हत्या का जुर्म। सूत्र बता रहे हैं पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अपना जुर्म कबूला है आफ्ताब ने। आफ्ताब ने कहा कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता दें, आफ्ताब ने यह कबूल कर लिया है कि श्रद्धा का मर्डर उसने किया था। 1 दिसंबर को होगा अब आफ्ताब का नार्को टेस्ट। इससे पहले उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है, लेकिन यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि आरोपी आफ्ताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसने माना है कि उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे। श्रद्धा हत्याकांड में यह सबसे बड़ा अपडेट आपको बताया जा रहा है कि उसने कहा, यानी आफ्ताब ने कहा कि मैंने श्रद्धा का मर्डर किया है। पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है और उस दौरान कहा जा रहा है कि आरोपी आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूला है और अब यह माना जा रहा है कि पॉलीग्राफी के बाद नार्को टेस्ट किया जाएगा कल आफ्ताब का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई दौर के पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया आफ्ताब का और अब यह जानकारी मिल रही है कि आफ्ताब ने हत्या की बात कबूली है पॉलीग्राफी टेस्ट में ही। अली शरर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अली, आफ्ताब ने क्या कहा पॉलीग्राफी टेस्ट में? आखिर कैसे उसने हत्या के बाद कबूल कर ली, क्या कहा उसने? देखिए कुंदन, आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से लगातार आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है। इस दौरान जो सवालों के जवाब उससे पूछे गए, उसमें कुछ उसने झूठ बताया और कुछ सच बताए, लेकिन मशीन पर जब बैठने के बाद झूठ और सच पकड़ने की जो मशीन है पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान, जब उससे सवालों के जवाब पूछे गए तो बहुत सारी चीजें खुल कर आई। जो हड्डियां बरामद की हैं, क्योंकि मांस के जो टुकड़े अलग अलग स्थानों पर फेंके थे, वहां से हड्डियां बरामद की, जिनको डीएनए के लिए भेज दिया गया।
इसके बाद चाकू बरामद किए गए और अब बड़ी बात यह है कि उसने खुद कबूला है कि हाँ मैंने 35 टुकड़े किए थे। हालांकि इससे पहले भी वो लगातार बोल रहा था कि मैंने हत्या की है, मैंने टुकड़े किए हैं, लेकिन वो पुष्टि पूरी तरह से उसकी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जिस तरह से उसने सवालों के जवाब दिए हैं और जो जहां जहां जांच की गई है वो सही पाई गई है, क्योंकि इससे पहले उसने बताया कि मैंने टुकड़े करके फला फला स्थान पर फेंके हैं, तो वहां से हड्डियां बरामद कर ली गई हैं। इसके अलावा चाकू बरामद कर ली गई, तो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके बाद अब जो नार्को टेस्ट की प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसमें अली ये समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट में ये आप जानते हैं कि जो जवाब दिए जाते हैं कोर्ट उसे सबूत नहीं मानता है, लेकिन अगर उसके बिना पर कुछ सबूत मिलते हैं तो उन्हें जरूर कोर्ट में पेश किया जा सकता है आरोपी के खिलाफ। ऐसे में और क्या क्या अहम सबूत, जिस तरह आपने कहा कि जो हथियार है वो बरामद हुआ, कुछ जगह पर हड्डियां बरामद हुई हैं, अब ऐसे और कौन से सवाल बचे हैं जिनके जरिए नार्को टेस्ट में पुलिस जो है वो जानना चाहती है हर पहलू को? कौन कौन से सवाल अभी लगता है कि और बाकी है? देखिए चारों, आपका जो सवाल है वाजिब है। तमाम सवालों के पॉलीग्राफी के दौरान वो जवाब दे चुका है, लेकिन अभी तक 2 सवालों के जवाब नहीं मिले हैं दिल्ली पुलिस को, जिनको ढूंढने के लिए वो नार्को टेस्ट की प्रक्रिया अपनाएगी। 1 दिसंबर की तारीख मुकर्रर हुई है कोर्ट द्वारा और इसमें नार्को टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन 2 इसमें बड़ी चीज हैं चारों। एक तो मृतक श्रद्धा का सर बरामद होना है, दूसरा उसका मोबाइल बरामद होना है। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे केस के अंदर। तभी कोर्ट में चार्जशीट तैयार करके दाखिल की जाएगी दिल्ली पुलिस की तरफ से और इस आरोपी को सख्त सजा दिलाई जाएगी। इससे पहले अभी तक जो सबूत मिले हैं वो पर्याप्त माने जा रहे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में इसलिए भी नहीं है क्योंकि जब तक सर और मोबाइल बरामद न हो तो इस केस की गुत्थी सुलझती नजर नहीं आ रही है। चारुल, अली, पॉलीग्राफी टेस्ट की अगर हम बात करें, कई दौर का टेस्ट हो चुका है, कितने सवाल पूछे गए, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और नार्को टेस्ट के लिए और कितने सवालों की फहरिस्त तैयार की गई है जांच टीम की तरफ से? देखिए कुंदन, बिल्कुल आपको बता दें 50 से ज्यादा सवालों के जवाब पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान लिए गए, जिसमें कुछ नॉर्मल सवाल थे, इसके बाद कुछ केस से संबंधित सवालों के जवाब लिए गए। अब नार्को टेस्ट की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है इसमें भी 50 से ज्यादा सवालों की फहरिस्त बनाई गई है, जो कि आरोपी आफ्ताब से पूछे जाएंगे। उसमें कुछ सवाल नॉर्मल हैं कि आप श्रद्धा से कब मिले थे, कब आपके बीच झगड़ा होता था, 18 मई को क्या हुआ था, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात ये खुलासा इसमें ये भी हुआ है कि 3 से 4 मई को जब श्रद्धा और आरोपी आफ्ताब के बीच झगड़ा हुआ था तब ये लोग फैसला कर चुके थे हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, और इसी बात का जो विरोध करते हुए उसने इसी बात को लेते हुए श्रद्धा की हत्या की, क्योंकि श्रद्धा पहले ही डिसाइड कर चुकी थी मृतक के मुझे आरोपी आफ्ताब के साथ नहीं रहना है। तो ये चीजें तमाम निकल के आ रही है पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी 2 अहम सवाल रह गए हैं जिनके लिए नार्को टेस्ट किया जाना है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अली। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी है। भीषण हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बड़ी खबर, बहराइच में सड़क हादसा और 15 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ घायलों की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 4:30 बजे घाघरा घाट के नजदीक यह हादसा हुआ है। लखनऊ से बहराइच जा रही थी रोडवेज बस, इसी दौरान एक ट्रक ने इस बस को टक्कर मारी है और रोडवेज बस की हालत क्या हो गई है आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त ये टक्कर रही होगी। साइड से रोडवेज की बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और इसमें सवार 15 लोग जख्मी हुए हैं। लोगों की जान गई है। फौरन से राहत बचाव कार्य वहां पर शुरू किया गया। घायलों को फौरन से अस्पताल में भर्ती करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। रोडवेज बस बेकाबू होकर के ट्रक से टकराई है और इस हादसे में आधा दर्जन लोगों की जान चली गई है। एक और हादसे से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। यूपी के फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 6 लोगों की जिंदा जलने से मौत हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की दुकान में आग लगी है और इसी आगजनी की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर संज्ञान लिया है। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के जसराना में मंगलवार को दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की दुकान में आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोग जिंदा जल गए। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, झुलस चुके हैं। जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई।
आनन फानन में हादसे की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई है। तो आगजनी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिरोजाबाद की तस्वीरें, जसराना इलाका है जहां पर फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में आग लगी है और इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। एक ही परिवार के 6 लोग बताए जा रहे हैं, 3 लोग झुलसे हैं। फौरन से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे, राहत बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लाखों का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन सबसे दुखद पहलू यह है कि एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई और 4 बच्चों की भी मौत हो गई है। हमारा थाना पड़ता है उसमें पाड़म कस्बा है, जिसमें जो घर है इसमें शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया जो है वो आग लगने की बात बताई जा रही है इन्वर्टर बैटरी में, और उसकी वजह से आग लग गई, जिसमें एक परिवार के जो 9 लोग थे उसमें से 3 लोग जो हैं बचे हैं और 6 लोग जो हैं वो उसमें 3 एडल्ट और 3 बच्चे जो हैं उनकी प्रथम दृष्टया भी मौत बताई जा रही है। ये बड़ी ही दुखद घटना है, जिसमें इमीडिएटली पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए यहाँ पर आगरा, मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद से 18 दमकल की गाड़ियाँ और 12 थानों की पुलिस जो थी वो यहाँ पर पहुँचाई गई और रेस्क्यू अभियान किया गया। लगभग रेस्क्यू अभियान 2.5 घंटे चला है। थोड़ा कंजेस्टेड था यहाँ पे एरिया पूरा, और जिसमें काफ़ी हम लोग को मशक्कत करनी पड़ी, बट अभी हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि असर्टेन कर रहे हैं कि कोई और इसमें ना फंसा हो, और उसमें अभी भी बहुत ही हृदय विदारक दुखद घटना हुई है। यहाँ पे पाड़म कस्बा है जसराना थाना के अंतर्गत। प्रथम दृष्टया ये शॉर्ट सर्किट से आग लगने की समझ में आ रहा है। इसके बाद इसमें आगे हम इसमें तहकीकात कर रहे हैं। इसमें एक ही परिवार के 9 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों की जान बचा ली गई, लेकिन 6 लोग मृतक हुए हैं। इसमें से 3 बच्चे हैं और बाकी 3 एडल्ट्स हैं। इसमें घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से हर एक मृतक के लिए 2-2 लाख रुपए की धनराशि का अनाउंसमेंट किया गया है, और बाकी जो भी हमारे घायल हैं उनको निकाल लिया गया है। वो लोग अभी सकुशल हैं और बाकी हमारी रेस्क्यू की टीम चल रही है। इस पूरे ऑपरेशन में 18 दमकल की गाड़ियां और 12 थानों की पुलिस इसमें त्वरित हम लोगों ने इसमें प्रयास किया है, और अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच एमसीडी चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी मैनिफेस्टो। दोपहर 1 बजे कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी होने वाला है। दिल्ली के 250 वार्ड पर 4 दिसंबर को मतदान होना है और चुनाव के बाद 7 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी जान फूंक रखी है। एमसीडी में काबिज बीजेपी और दिल्ली के सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी में सीधा मुकाबला कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस भी एमसीडी के चुनावी दंगल में दांवपेच दिखा रही है। पार्टी की ओर से दिल्ली में कोने कोने में चुनाव प्रचार जारी है। वहीं अब पार्टी एमसीडी चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। जानकारी के मुताबिक निगम चुनाव के लिए कांग्रेस आज दोपहर 1 बजे प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र जारी करेगी और वोटर्स को लुभाएगी। कांग्रेस मैनिफेस्टो में कई मुद्दों को साध सकती है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कूड़े का हो सकता है और वो इसी मुद्दे पर वोटर्स को भरोसे में लेना चाहेगी। तो 4 तारीख को वोटिंग होगी, 7 तारीख को नतीजे आएंगे और अब एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। आज दोपहर 1 बजे जारी होगा कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। कांग्रेस आज घोषणा पत्र जारी करेगी एमसीडी चुनाव को लेकर। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के दौरान 10 गारंटी दी थी आम जनता को। भारतीय जनता पार्टी भी तमाम लोक लुभावन वादे कर चुकी है, 15 साल से सत्ता में काबिज भी है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस आखिर किन किन मुद्दों को लेकर प्रमुखता अपनी दिखाएगी यदि एमसीडी की कमान उसके हाथों में सौंपी जाती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। आज दोपहर 1 बजे कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए। 250 वार्ड पर देखिए ये चुनाव होना है। अब से पहले 272 सीटों पर होता था, लेकिन परिसमन के बाद ये 250 हो गए। हमारे साथ सहयोगी रवि सर्राफ जुड़े हैं। रवि, आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर। बिल्कुल, देखिए दोपहर 1 बजे कांग्रेस जो है अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी एमसीडी चुनाव को लेकर। दिल्ली प्रदेश मुख्यालय से ये जारी किया जाएगा। जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि इस मैनिफेस्टो की जो सबसे बड़ी और अहम बात ये है कि इस मैनिफेस्टो में जारी किया जाएगा कि दिल्ली के प्रत्येक घर को आरओ फ्री देगी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस। अगर एमसीडी में अगर ये आ जाते हैं तो आरओ जो है
फ्री दिया जाएगा। मतलब ये है कि अगर जो पानी जो आप पीते हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी आता है, उसे और ज्यादा स्वच्छ करने के लिए आरओ जो मशीन है वो जो है कांग्रेस पार्टी रिलीज करने वाली। तो एक बड़ी बात जो है मैनिफेस्टो की ये है। और कर्मचारियों की सैलरी को लेकर भी बात की जाएगी और तमाम जो लोग कच्चे मकान में रहते हैं उन्हें पक्का मकान देने का वादा किया जाएगा। जिन लोगों की जो हाउस टैक्स है वो पेंडिंग है उसे माफ करने की कवायद की जाएगी। तो ये तमाम बातें जो है इस मैनिफेस्टो में रहने वाला है और दिल्ली के तमाम नागरिकों के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोपहर 1 बजे घोषणा की जाएगी। और बड़ी बड़ी जो बातें जो लगातार जो तमाम दल होती है अपने मैनिफेस्टो में करती है, तो उस तरह की बातें आप कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में भी देख सकते हैं। एक वादा होगा दिल्ली के तमाम नागरिकों से कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है यानी कि एमसीडी में आती है तो दिल्ली के नागरिकों के लिए क्या करेगी, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो या हाउस टैक्स का मुद्दा हो, घर से जुड़ा हुआ मामला हो, इन तमाम मुद्दों के बारे में कांग्रेस पार्टी अपनी जो है राय सामने रखने वाली है और दिल्ली वासियों को क्या कुछ देने वाली इस मैनिफेस्टो में तमाम बातों का जिक्र रहेगा। रवि, क्या औपचारिकताएं सिर्फ पूरी करिए कांग्रेस के आप? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि आज 1 बजे मैनिफेस्टो कांग्रेस जारी करेगी और 2 दिन का एक तरीके से वक्त मिलेगा क्योंकि 4 तारीख को वोटिंग करानी है। तो 2 दिन तक मैनिफेस्टो को दिल्ली के लोगों तक पहुंचाना बड़ी चुनौती होगी। तो आखिर इतना लेट से कांग्रेस क्यों जागी है मैनिफेस्टो को लेकर के? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, क्या सिर्फ औपचारिकता भर है कांग्रेस के लिए मैनिफेस्टो? बिल्कुल, देखिए आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है क्योंकि समय वक्त बहुत कम बचा है और ऐसे में अगर आप अपना घोषणा पत्र अभी जारी करते हैं, मैनिफेस्टो जारी करते हैं चुनाव से ठीक 24 घंटे 48 घंटे पहले, 50 घंटे पहले, तो ये वक्त नहीं होता दिल्ली के हर नागरिकों तक पहुंचने का, क्योंकि आप घोषणा करने वाले मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो वोटर हैं उन तक तो आपके वादे पहुंच पाए कि आपके वादे क्या क्या है। तो जाहिर सी बात है समय बहुत कम बचा है और ऐसे में लास्ट मोमेंट में कांग्रेस पार्टी जो है अपना घोषणा पत्र जारी करी। पर इससे पहले कांग्रेस ने जो है कुछ बिंदु जरूर बताए थे और जारी किया था कि वो क्या क्या दिल्ली के नागरिकों के लिए करने वाले। पर आज घोषणा पत्र जारी हो रहा है, मैनिफेस्टो जारी होगा और उसमें जो है कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से बताया जाएगा कि दिल्ली के नागरिकों के लिए अगर वो एमसीडी में आते हैं तो क्या कुछ करने वाले हैं, क्या उन्हें देने वाले हैं। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा रवि, आपके पास दोबारा लौटेंगे। 1 बजे के बाद बातचीत होगी और कांग्रेस क्या मैनिफेस्टो में दिल्ली वालों से वादा करती है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर के बीजेपी दूसरी तरफ एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। चुनाव प्रचार के लिए तमाम दिग्गजों को मैदान में बीजेपी ने उतारा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मालवीय नगर में आज चुनाव प्रचार करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। दरअसल आप देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के केंद्रीय मंत्री जो हैं वो चुनाव प्रचार के लिए उतारे गए। इसके अलावा जयराम ठाकुर मोती नगर में चुनाव प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया और सीएम धामी भी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए। बिल्कुल, अनुराग ठाकुर और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वोट अपील करने वाले हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता आज बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और प्रचार कर रहे हैं, प्रत्याशियों के लिए वोट अपील कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वोट अपील करेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचेंगे। तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मालवीय नगर में प्रचार करने वाले हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मोती नगर में प्रचार करेंगे। तो पूरी ताकत एमसीडी चुनाव के लिए भी बीजेपी ने झोंक दी है। चाहे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, तमाम जो बड़े मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें दिल्ली एमसीडी चुनाव में हर एक वार्ड एक तरीके से चिन्हित किया गया है और कहा गया है कि आप इन वार्ड में चुनाव प्रचार कीजिए। और ये तमाम केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए वोट की अपील करते हुए आज दिखाई देंगे अलग अलग जगहों पर। ये तमाम जो स्टार प्रचारक है बीजेपी के लिए वो वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, गुजरात में तमाम बड़े नेताओं को बीजेपी ने झोंक रखा है, वहां पर लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी को भी बीजेपी नहीं भूली है। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष तक चुनाव प्रचार कर चुके, रोड शो कर चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए, क्योंकि उत्तराखंड के काफी लोगों की संख्या यहां पर रहती है, इसलिए धामी को चुनावी मैदान में उतारा गया और आज फिर से वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की केजरीवाल को चुनौती, एमसीडी के काम गिनाने के लिए आमंत्रित किया है। आज सुबह 10 बजे आकर केजरीवाल देखें काम।
तो देखिए, सबसे अहम चीज आम आदमी पार्टी जो निशाना साध रही थी कि 15 साल में आखिर भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में क्या काम किया है, तो अब चुनौती दी है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने और कहा है कि आप आइए और देखिए कि हमने क्या काम करे हैं। काम गिनाने के लिए बुलाया है, आमंत्रित किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जड़ौदा पुलिस स्टेशन पर एमसीडी के जो काम किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें गिनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुबह 10 बजे का वक्त, तो सुबह 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। हालांकि अब 10 से ज्यादा वक्त बीत चुका है। 10 बजे तो शायद लगता है केजरीवाल साहब नहीं पहुंचे, लेकिन आदेश गुप्ता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो ये बार बार कहते रहते हैं कि पिछले 15 सालों में जब से एमसीडी पर बीजेपी काबिज है तब से दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ये कहते हैं कि आप आइए, हम आपको काम गिनवाएंगे। इसके लिए वक्त मुकर्रर किया आदेश गुप्ता ने, जगह मुकर्रर की और आमंत्रित किया, चुनौती दी अरविंद केजरीवाल को कि आप आइए साहब, हम आपको काम गिनवा करके दिखाते हैं। एक और बड़ी खबर गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज गुजरात में चुनावी सभा होने वाली है। सुबह 11:30 बजे संतरामपुर में शाह का संबोधन देखने को मिलेगा और शाम 6:30 बजे भी गांधीनगर के मनसा में वो चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, लोगों से वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। दरअसल 1 दिसंबर को पहले चरण के लिए चुनाव होने वाला है। पहले चरण में कच्छ, मोरबी, राजकोट, जामनगर सीट पर मतदान होगा। गुजरात के चुनावी रण को फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। राज्य में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के धुरंधरों की फौज उतरी हुई है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सभी ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार सूबे में जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में आज फिर से हुंकार भरेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के महीसागर के संतरामपुर और गांधीनगर के मनसा में हुंकार भरेंगे। संतरामपुर में सुबह 11 बजे शाह का संबोधन है, तो वहीं शाम 6:30 बजे वो मनसा में चुनावी सभा करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के मामले पर यह सुनवाई होनी है और वाराणसी के जिला जज के आदेश को यहां पर चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। दरअसल जिला अदालत ने जो फैसला दिया है उस पर रिव्यू देने की बात कही गई है, तो एक तरीके से उस फैसले को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिला अदालत बनारस ने जो कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक जांच की याचिका को ठुकरा दिया था जिला अदालत ने, उससे चुनौती दी गई है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई है। आज मामले की सुनवाई होगी, तो फिर से इस पर नजर रखने की जरूरत है कि क्या कथित शिवलिंग, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहा है, उस चीज की जांच करने के लिए क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई आदेश देता है या फिर यहां से भी निराशा हाथ लगती है हिंदू पक्षकारों को। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, महत्वपूर्ण होगा। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मुजफ्फरनगर, गोरखपुर और मेरठ का दौरा होने वाला है। मुजफ्फरनगर में होने वाले कार्यक्रमों में सीएम करेंगे शिरकत। खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए भी जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर को 504 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर में दौरा करने वाले हैं और यहां पर गोरखपुर को 504 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ में आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम हिस्सा लेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पहुंचे, गोरखपुर जाएंगे, मुजफ्फरनगर जाएंगे और फिर मेरठ का भी दौरा करेंगे। चुनाव प्रचार यहां भी करते हुए दिखाई देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।